हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा का। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन 108वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन में आगे की रणनीति बनाई। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट दिवस अविरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं और इस दिन किसान डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन FCI और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को जोतने की आग लपटें अब पलवल जिले तक भी पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार को जनौली गांव में 2 किसानों ने 6 बीघा खड़ी गेहूं की फसल को पूरी तरह से जोतकर नष्ट कर दिया। हालांकि जब इसकी सूचना धरने पर बैठे किसानों को मिली तो किसानों की कमेटी के सदस्य किसानों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान हरिराम और अतीत तेवतिया के फसल जोतते ट्रैक्टर नहीं रोक सके। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट 2021 पेश किया। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी। 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का ऐलान भी किया गया। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहा है। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ के बजट का प्रावधान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,606 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। बजट में कृषि एवं किसानों के आर्थिक विकास के लिए 6,110 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई के लिए 5,081 करोड़। सीएम बोले, खेती हमारी अर्थव्यवस्था का आधार, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा का बजट पेश कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। गौशालाओं में 2021-22 के दौरान 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। 330 गौशालाओं में 1991 किलोवाट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाएगी। 21-22 के दौरान 6,000 सोलर LED लाइट और 12 वॉट की 5,000 LED सोलर स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरे वाली 1,000 हाई मास्क LED सोलर लाइट लगाई जाएंगी। हरियाणा में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 15% करने की योजना है। गुरुग्राम में महिला बटालियन, हिसार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भिवानी का लोहारू किला, तिगड़ाना हड़प्पा स्थल, फतेहाबाद का कर्णकोट, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ स्थित रानी की छतरी, नूह का पुराना तहसील भवन, मकबरा परिसर तावड़ू, चुहिमल की छतरी, जींद का किला, जफरागढ़ और साथ ही साथ दुजाना स्थित लाल मस्जिद, बाग वाली कोठी, कैथल किला को सरकार अपने संरक्षण में लेगी। पूर्व सैनिकों के लिए समेकित सैनिक सदन 7 जिलों में बनेंगे। रक्षा बलों में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, तकनीकी कार्य प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने पर विचार कर रही है। बजट में पुलिस विभाग को 5,779, नगर एवं ग्राम योजना विभाग को 1,121, पर्यटन को 113, खनन को 73, पुरातत्व और अभिलेखागार को 143, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को 281 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जून 2021 तक राज्य परिवहन में मैनुअल टिकट प्रणाली के स्थान पर ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और GPS सिस्टम शुरू किया जाएगा। 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
पशुधन और पोल्ट्री रोग डायग्नोसिस के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकुला में आरटी-पीसीआर के लिए 3 बायोसेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। दक्षिण हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 3 लाख लीटर पैकिंग प्रतिदिन की होगी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 20,000 मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को नोडल विभाग बनाया जाएगा। पिंजौर और गुरुग्राम फिल्म सिटी के तौर पर विकसित होंगे। हिसार, करनाल, पिंजौर और नारनौल में हवाई अड्डों पर नाइट लैंडिंग हो सकेगी। डाटा सेंटर नीति बनाई जा रही है। इको सिस्टम स्थापित होगा। बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों में ई ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन होगा। 21-22 साल के दौरान 6,000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट, 12 वाट की 5,000 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे वाली 1,000 हाई मास्ट सोलर लाइट लगाई जाएंगी। सक्षम युवा योजना संशोधित होगी। हरियाणा में 18 से 60 साल के लगभग 8,36,000 बेरोजगार हैं और 20 से 35 साल के बीच में बेरोजगार लोगों को कुशल बनाया जाएगा। तहसील, उप तहसील और ब्लॉक में डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा। श्रम विभाग को 1,823 करोड़ रुपए आवंटित। बजट में 40% की वृद्धि। पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम, पटौदी, रेवाड़ी सड़क के 4 मार्गीय का काम 2021-22 में किया जाएगा। कैथल, जींद, हांसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर इसको 4 मार्गीय बनाने का प्रस्ताव भी है। 2021-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। 2021-22 में सिकरोना, फरीदाबाद, इंद्री, करनाल और जीवन नगर सिरसा में 3 नए आईटीआई शुरू होंगे। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 9वीं से आगे के विद्यार्थियों को दाखिला के लिए फीडर स्कूल बनेगा। विश्वकर्मा कौशल रत्न नाम से मोबाइल आईटी लैब विकसित की जाएंगी। इसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम शुरू होगा। शिक्षा क्षेत्र को 18,140 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बीते बजट की तुलना में 17.8 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। पांवटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर हथिनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। ये 20.43% कैचमेंट एरिया में उत्पन्न बाढ़ के पानी का भंडारण करेगा। पॉलिटेक्निक मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान बनेगा। एमटीयू और केयू में केजी से पीजी प्रणाली शुरू होगी और 20 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एल्यूमिनी सप्ताह आयोजित होंगे। परिवहन को 2,408, वन विभाग को 443 और पर्यावरण के लिए 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 2025 तक केंद्र से 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। 10 करोड़ आवंटित होंगे। एमडीयू और केयू में केजी से पीजी प्रणाली शुरू होगी। 20 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। हरियाणा में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनेंगे। वंचित छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उच्च वित्तीय सहायता के लिए 114 करोड़ रुपए का जेंडर इंक्लूजन फंड बनेगा और हिसार, करनाल में भी सुपर 100 कार्यक्रम के 2 केंद्र बनेंगे। 10 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। परिवहन वाहनों की फिटनेस को लेकर 6 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें अंबाला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं। फिलहाल केवल रोहतक में केंद्र है। 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 192 करोड़ रुपए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,731 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये बीते वर्ष से 20% ज्यादा है। राजस्व विभाग के लिए 1,302 और आबकारी कराधान विभाग के लिए 285 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पेश किया गया। साल 2021-22 के दौरान फरवरी 2021 तक 26,038 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा हुआ। यह पिछले साल से 11.36% ज्यादा है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान बनाए जाएंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र स्थापित होगा और गुरुग्राम, करनाल और हिसार में ये केंद्र बनेंगे। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर
विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोच की भर्ती होगी। सभी के लिए खेल विजन लागू होगा। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को आनुपातिक आधार पर लाभ दिया जाएगा। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू होंगे। एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। मेवात को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण होगा। हरियाणा में 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित होंगे। हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल से 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान 2025 तक चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उम्मीद है तब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई परिवार नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू होगा। 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख तक पहुंचाने को कदम बढ़ाए जाएंगे। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83 होगा। प्रदूषण मुक्त खेती की प्राथमिकता है। 3 साल में 1 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसान मित्र नई योजना शुरू होगी। 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे। सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर विधायक गोपाल कांडा की मेहनत रंग लाई है। बजट के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सिरसा को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा मेडिकल कॉलेज के लिए सीएम मनोहर लाल से लगातार मिलते रहे हैं। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने बजट का स्वागत करते हुए बजट की सराहना की। गोपाल कांडा ने कहा कि यह बजट आम जनता के हित का बजट है। विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि कोरोना संकट से जूझते हुए भी सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की है। कोरोना काल के बीच बनी आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी वृद्धा पेंशन को 2500 रुपए किया गया। हरियाणा के बजट पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा सीएम ने विजन के साथ बजट पेश किया। बुजुर्गों के सम्मान में ऐतिहासिक कदम रोजगार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। बजट को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उम्मीदों का बजट बताया। जेपी दलाल ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी के बाद भी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। कृषि के लिए जितने बजट की उम्मीद की जा रही है उससे अच्छा ही कृषि क्षेत्र को मिला है। वहीं बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजट आम आदमी का बजट है। बजट में परिवहन विभाग को काफी कुछ मिला। जेजेपी से विधायक ईश्वर सिंह ने बजट की सराहना करते हुए बजट को ऐतिहासिक बताया। ईश्वर सिंह ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान और व्यापारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार के बजट से निराश हुआ विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बजट को जुमला बताया। कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने भी बजट में खामियां गिनवाते हुए बताया कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। यह बजट आशाओं पर खरा नहीं उतरा। बजट को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि बजट में कुछ नहीं, बस आंकड़ों से खेला गया। किसी क्षेत्र पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला में स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, खेल एवं युवा राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली में लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। 5 दिवसीय इस आयोजन के दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज ही के दिन दांडी यात्रा शुरू की थी।
ये संयोग की बात है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक होने वाली पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के उद्घाटन पर सबको बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत की 75वीं वर्षगांठ का ये कार्यक्रम साल 2022 में संपन्न होगा। वहीं विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव और अभद्र व्यवहार करने वाले पंजाब के विधायकों के खिलाफ विधानसभा सचिवालय में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस दौरान सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। मामले की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। ये जांच दोनों प्रदेशों और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी करेगी। विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, विधानसभा सचिव राजेंद्र नांदल और हरियाणा पंजाब यूटी चंडीगढ़ के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 10 मार्च की घटना का विस्तृत ब्यौरा लिया गया। इस मामले पर 15 मार्च को हरियाणा विधानसभा के सदन में चर्चा होगी। जज से बदतमीजी के मामले में गिरफ्तार हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं अदालत से निकलते समय रॉकी मित्तल के अलग ही तेवर नजर आए। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल बीते 24 घंटे में 385 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कुरुक्षेत्र में 63, अंबाला में 40, पंचकुला और यमुनानगर में भी 29 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 2,74,273 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक दिन में 253 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गोहाना में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लिए शहर के नागरिक अस्पताल और सत्संग भवन में कैंप लगाया गया। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगभग 1 घंटे में 70 मिनट में टीके लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना का वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अब मरीजों को कोरोना की रिपोर्ट के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल अंबाला में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब हर व्यक्ति मोबाइल फोन पर ही देख सकते हैं। वहीं इस कोविड रिपोर्ट को मेडिकल रूप में भी कॉलेज, स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी विभागों में छुट्टी के लिए या फिर अन्य जगह पर कोरोना रिपोर्ट मांगी जाती है, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सैंपल के समय दी जाएगी। रिपोर्ट साइट पर टेस्ट करवाने के 24 से 36 घंटे में अपलोड कर दी जाएगी। सोनीपत नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अब इन डिफॉल्टर लोगों की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया। शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। साल 2010 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25% टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10% छूट दी जा रही है जिन्होंने अपना साल 2017-18, 18-19, 19-20 का प्रॉपर्टी टैक्स उस साल जुलाई में भर रखा है। गोहाना की सब्जी मंडी में काम करने वाले छोटे दुकानदारों को एक शेड से दूसरे शेड में शिफ्ट किए जाने के मामले में दुकानदारों ने अपना काम बंद कर विरोध व्यक्त किया। दुकानदारों का कहना है कि अगर उन्हें इस फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़े तो वो भी करेंगे।
गुरुग्राम से बिजली गिरने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों के ऊपर बिजली गिरने से चारों घायल हो गए। इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई। मामला सेक्टर 82 वाटिका के सिग्नेचर विला का है, जहां शुक्रवार की शाम हल्की बूंदाबांदी के दौरान वहां काम कर रहे 4 माली एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी उन पर आसमानी बिजली गिर गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बल्लभगढ़ के ब्राह्मणवाड़े में खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग करते पाए जाने पर लगभग अलग अलग गैस कंपनियों के 13 भरे और 11 खाली घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। पूरे मामले को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर अखिल जैन ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक प्रयोग करने वालों को चेतावनी दी गई है। अगर भविष्य में किसी दुकान, होटल या ढाबा संचालक द्वारा नियमों की अवहेलना या अनदेखी की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। टोहाना के गांव फतेहपुरी में देर शाम बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने वाले राजेंद्र और उसके साथियों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद करीब 20 दिन बाद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। इस वारदात की रिपोर्ट कर्मचारियों ने थाना पुलिस को दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिससे नाराज होकर कर्मचारियों ने आंदोलन किया। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने 4 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो लाखों के मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दरअसल एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के अधिकारियों ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती 18 फरवरी को अज्ञात व्यक्तियों ने लाखों की कीमत के मोबाइल, टैब आदि चोरी कर लिए थे। पंजाब के बरनाला की जेल में नशा तस्करी में बंद गगनदीप का टोहाना में फर्जी पासपोर्ट बनाया हुआ था। इस मामले में आरोपी गगनदीप सिंह को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर टोहाना पहुंची। इस दौरान फर्जी पासपोर्ट बनने के मामले में पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों सहित 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी विरम सिंह ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में गठित एसआईटी पंजाब के नशा तस्कर गगनदीप को प्रोडक्शन वारंट पर लाई है। इसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। गोहाना में पुलिस ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान छोटूराम चौक से गाड़ी से अवैध हथियार समेत 2 युवकों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों युवक राजकुमार और अनिल रोहतक के खड़वाली गांव के रहने वाले हैं। पूरे मामले को लेकर एसएचओ सवित कुमार ने बताया कि गोहाना में नियुक्त एएसआई शमशेर के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी और उसी दौरान एक काले रंग की गाड़ी छोटूराम चौक के पास खड़ी थी। टीम ने युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 12 बोर की अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फरीदाबाद में बड़खल फ्लाईओवर के पास एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि फैक्ट्री में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भिवानी के लोहारू मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक बाइक और एक इंडिगो कार की टक्कर हो गई। हादसे में घायल बाइक चालक धर्मवीर सिंह और उनके भांजे अतर सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद धर्म सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही घायल अतर सिंह के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक धर्मवीर सिंह अपने पोते के जन्म के बाद उसके मामा के घर शगुन लेकर गया था। वहां से आते वक्त उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को डबवाली के राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शव के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते खुदकुशी की है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।